बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। आज बात हो रही है ताजा सर्वे की। जो सर्वे बता रहा है कि नरेंद्र मोदी का वोट बढ़ रहा है, जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और एनडीए का ग्राफ भी बहुत ऊंचा जा रहा है। 46% पर एनडीए पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें जो की पार्ट है वो ये है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अगर अपना वोट 40% के ऊपर ले जा रही है तो आप समझिए इसका मतलब क्या है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या है। गरीब आदमी कह रहा है 55% तक वो कह रहा है कि हम मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं। सबसे गरीब तबका और सबसे गरीब तबके में 40% वोट जो है, उससे ज्यादा वोट जो है वो नरेंद्र मोदी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 44% तक। अब अगला सवाल आ गया कि आखिर गांव का आदमी कितना खुश है या नहीं है, शहर का आदमी क्या कहता है, तो वो मैं आपके सामने अब डेटा रख रहा हूं। मोदी सरकार से कितने संतुष्ट, ये सवाल था। ग्रामीण इलाकों में 60% ग्रामीण व्यक्ति कह रहा है हम नरेंद्र मोदी के काम से संतुष्ट हैं। शहर का आदमी 51% कह रहा है, महानगर का आदमी 49% कह रहा है। अब ये थोड़ा सा ये जो है आप कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी है। इस पर हम लोग बात करेंगे। इंटरेस्टिंग डेटा आ गया। देखिए, अपर मिडिल क्लास जो था वो उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रियता दिखाई दे रही थी। गरीब आदमी तो था ही साथ में, लेकिन उसके अनुपात में अपर मिडिल क्लास बहुत ज्यादा साथ दिखाई दे रहा था। और अब अब यहां अगर आप देखेंगे तो महानगर में 49% है और ग्रामीण इलाके का आदमी जो है, गांव का आदमी, वो कह रहा है हम 60% तक मोदी के काम से संतुष्ट हैं। इसको कैसे समझाएंगे हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए मतलब जितने भी आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों में दो चीजें बड़ी साफ दिख रही है। एक तो ये कि ढेर सारी समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन उनका समाधान नरेंद्र मोदी से ही दिखता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ग पहले की सरकारें देख चुका है वो वर्ग ये मानता है कि ये बेहतर कर रहे हैं। दूसरा, अक्रॉस द, जिसको हम कहते हैं अक्रॉस द, मतलब देश में कोई ऊंचा नीचा, शहर गांव, गरीब अमीर, फर्क नहीं, उसका फर्क इस सरकार ने मिटाया है। तो हम एक तरह से कहें तो अगर हम जिसको बार बार कहते हैं, जाहिर है राम राज्य तो कहीं नहीं आ गया है, राम राज्य है भी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर आप कहें तो उसमें भेदभाव ना के बराबर है। और शहर, महानगर, गांव, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सबकी पार्टी बन गई है, जो शायद आज तक वो दर्जा आजादी के बाद कांग्रेस को प्राप्त था। इंदिरा गांधी के समय से उसमें डिटेरिएशन होना पड़ा जब उन्होंने होता दिखा, जब उन्होंने आपातकाल लगाया, और उसके बाद किसी पार्टी पर इतना भरोसा नहीं रह गया। खांचों में बटी हुई पार्टियां थी। लोकतंत्र में पहली बार सभी खांचों में एक घुसी हुई पार्टी दिख रही है, फिट पार्टी दिख रही है, वो भाजपा दिख रही है। अब जरा मैं अगला भी डेटा आपको रख देता हूं, फिर इस पर हम लोग और बात करेंगे। यह है किस कास्ट कम्युनिटी में नरेंद्र मोदी के काम को लेकर संतुष्टि है या असंतोष है। अब देखिए, मैं इसमें फिर जिसको मान के चलते हैं तो मोदी का ही वोट है, कैप्टिव वोट है, वोट बैंक है, सवर्ण वोट। 68% कह रहा है मोदी के काम से संतुष्ट है, 28% सवर्ण कहते हैं हम संतुष्ट नहीं है। अब इसके बाद आइए आप शेड्यूल कास्ट वोट पर। 57% कह रहा है हम संतुष्ट हैं, 40% कह रहा है हम संतुष्ट नहीं है। 57% शेड्यूल कास्ट के बीच में जाकर के जब सर्वे हुआ वो कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं। शेड्यूल ट्राइब में वनवासी लोग जो कह रहे हैं 58% हम संतुष्ट हैं। 58%, एससी 57%, एसटी 58% कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं। मुसलमान 32% कहता है हम संतुष्ट हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। 32% सर्वे मान रहा है, क्या कह रहा है कि 32% मुसलमानों ने माना कि हम मोदी के काम से संतुष्ट हैं, 59% संतुष्ट नहीं है। तो ये आंकड़ा वोट पड़ता है 8%, वोट मुसलमानों का मिलता है 8% बीजेपी को। नहीं तो 32% मुसलमान कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं। उसी से आप पूछेंगे वोट दोगे, नहीं तो नहीं देगा। संतुष्ट इसलिए क्योंकि योजनाओं सब मिल रहा है। उसके घर के सामने की सड़क पक्की हो गई, उसके यहाँ जो गंदी बजबजाती गलियां थी, जो उसका घर टूटा हुआ था उसको मिल गया, उसको जो काम धाम के लिए पैसा नहीं मिलता था वो पैसा मिल गया। तो ओवरऑल उसके लाइफस्टाइल में, लिविंग में चेंज हुआ, लेकिन इसलिए वो वोट फिर भी नहीं वोट नहीं देगा। ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। 15% मुसलमान वो भी जिन्होंने कहा कि मोदी की सरकार रिपीट होना चाहिए, 15% वर्ग वो भी मुसलमानों का, तो वो तो फिर तो सीधा वोट में ट्रांसलेट होगा ना सर। इस बार वोट परसेंट मुसलमानों का लगभग दुगना होने जा रहा है। 8% से 14% मुसलमान वोट बढ़ेगा। और अभी मैं गरीबों की वोट की बात कर रहा हूं सर। मैं सबसे बड़े वर्ग का बता दूं, ओबीसी। सबको ओबीसी का वोट चाहिए ना। 68% और 63% सर, 63% तक ओबीसी कह रहे हैं हम नरेंद्र मोदी के काम से संतुष्ट हैं। 63%। तो ये सीधा सीधा वोट में ट्रांसलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब सवर्ण 68% संतुष्ट, ओबीसी 63% संतुष्ट, एससी 57% संतुष्ट, एसटी 58% संतुष्ट, मुस्लिम 32% संतुष्ट, अन्य 40% संतुष्ट। अगर आप इसको एक एवरेज करेंगे तो ओवरऑल 55% के करीब जाएगा। यदि ये आंकड़ा वोट में ट्रांसलेट कर दे तो मैं कह सकता हूं कि ये
370 नहीं 470 हो जाएगा सर। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि अगर 32% मुसलमान कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं, लेकिन वोट 8% पड़ता है, वो कह रहे हैं 15% हो जाएगा। अलग बात, ऐसा ओबीसी में भी कोई वर्ग है क्या जो खुश तो होगा लेकिन वोट फिर भी किसी और को देगा? देखिए, मैं ऐसा आज के दिन में नहीं मानता। एक कहा जाता था जरूर कि जो यादव है खासकर से ओबीसी कैटेगरी में, वो बिहार और उत्तर प्रदेश में एक तरफा जो है वो आरजेडी को और सपा को वोट करता है, लेकिन आज के दिन में वो ऐसा नहीं रह गया। साउथ में आप जाएंगे, तमिलनाडु के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर जो ओबीसी जो था वो डीएमके के साथ जो है वो जाता था। तो क्या ये पूरा का पूरा चंक टूटा है? मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ये खुशखबरी नहीं है, ना समाजवादी पार्टी के लिए खुशखबरी है और ना आरजेडी के लिए खुशखबरी। यदि ये आंकड़ा सही है तो यकीनन ये मान करके चलिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के लिए बिहार के लोकसभा चुनाव में कुछ भी नहीं रखा हुआ है और बिहार रिपीट हो जाएगा और समाजवादी पार्टी भी कुछ भी नहीं करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक आध सीटें यदि जीत करके आती है तो आती है, नहीं तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन प्रदर्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ओबीसी एज सच, जो ओबीसी पॉलिटिक्स यदि सबसे ज्यादा कहीं डीपली इनरूटेड था तो बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता और दक्षिण भारत में तमिलनाडु की राजनीति में था। और यदि इसमें परिवर्तन आता है, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 63%, ये कहा जाता है सर्वे के अंदर कि यदि आपको 65% से 70% जाता है तो हम कहते हैं कि कम्युनिटी एन मास वोटिंग करता है। एन मास वोटिंग का मतलब होता है कि एक तरफा वोटिंग करता है। जब भी हम एक तरफा वोटिंग करते हैं इसका मतलब कतई नहीं है कि 99% 80% वहां वो कम्युनिटी जो है वोट करता है। ऐसा सिर्फ मुसलमानों में होता है। यदि आप बदरुद्दीन अजमल का यदि आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, डुबरी का यदि आप वो कॉन्स्टिट्यूएंसी देखेंगे तो वहां पर 90% से ज्यादा वोटिंग हुआ करता था। वैसे ही बंगाल में सीपीएम के जमाने में जब साइंटिफिक रिगिंग हुआ करता था, आप सोमनाथ चटर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी आप देखते थे 90% से हमेशा कभी कभी 96% तक वहां पर वोटिंग हो जाती थी। तो ये सब साइंटिफिक रिगिंग के कारण हुआ करता आपको एनमास वोटिंग की तरफ जाता ये बहुत मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशखबरी है कि ओबीसी जिस वोट बैंक को तोड़ने के लिए राहुल गांधी रोज बोलते जा रहे हैं, राहुल गांधी रोज कह रहे थे ओबीसी ये जातीय जनगणना किसके लिए था? एससी का तो था ही, एसटी तो हो चुका था, उनका रिजर्वेशन तो मूल जो है बंद कर दिया है। मूल बात वो बोलते ही नहीं, वो समझ रहे हैं ना कि इससे हमको वोट नहीं आने जा रहा है, इसीलिए उन्होंने फोकस मुसलमानों पर राज्यों के चुनाव में बोलते थे, उससे निराश हो गए मुझे लगा। एक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स पूरे देश में इस वक्त घूम रहे हैं इंडिया टीवी के, उनका जो असेसमेंट है, मैं यूपी की बात बता रहा हूं आपको, उनका कहना यह है कि यूपी में जो ये सर्वे दिखा रहा है बिल्कुल सही, और मुझे कल ही ये बात कही गई है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि यूपी के अंदर ओबीसी एक तरफा नरेंद्र मोदी की तरफ जा रहे हैं। कोई टूट नहीं है किसी और जाति में, सिवाय एक यादव वर्ग, आप ऐसा कह सकते हैं, जिसमें एक अट्रैक्शन अखिलेश यादव के लिए है, वरना किसी ओबीसी कम्युनिटी के अंदर कोई झुकाव विपक्ष के लिए नहीं दिखाई दे रहा, वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी के लिए दिखाई दे रहा है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मुस्लिम वोट की यहां बात हुई, हर्षवर्धन जी ने कहा, कह रहे हैं 32% मुसलमान खुश हैं, वोट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इतना मुसलमानों ने जो मन बनाया है वो ये कि इस बार वो राहुल गांधी को आजमाना चाहते हैं, मोदी के सामने राहुल गांधी को खड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कांग्रेस अकेली भी लड़ रही होती, राहुल गांधी अकेले भी लड़ रहे होते अखिलेश यादव के साथ नहीं, हम तब भी राहुल गांधी को वोट करते। देखिए, राहुल गांधी ने अपनी ये एक छवि तो बनाई है, और अगर हम कहें कि हर पार्टी अपना एक वोट बैंक तैयार करती है, तो देश के मुसलमानों को राहुल गांधी अकेला नेता दिखता है जो नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, जो दिन में 4 बार संघ को गालियां दे देता है, जो हर बात के लिए नरेंद्र मोदी और संघ को दोषी ठहराते हुए कहता है कि मुसलमानों के बड़े अधिकार छीन रहे हैं। ये कांग्रेस अकेली पार्टी है जिसने कहा है कि हम पर्सनल लॉज के साथ जाएंगे उनके। जो ये कांग्रेस अकेली पार्टी है जो घोषणा पत्र में कह रही है कि खान पान, रहन सहन, कपड़ा लत्ता वो हम तय करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, जिसको बार बार आरोप लगाया जाता है, उस तरफ कांग्रेस खड़ी दिखती है। कर्नाटक और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में अगर आप देखें, अगर एआईएमआईएम और केसीआर के गठजोड़ के बावजूद, केसीआर और एआईएमआईएम ये दोनों मुस्लिम पॉलिटिक्स के चैंपियंस थे, अगर उनको राहुल गांधी ने निपटा दिया है, अगर उनको कांग्रेस की राजनीति ने निपटा दिया है, तो उसका असर यहां भी दिखेगा। और इसी के साथ एक चीज और जोड़िए, आप बार बार कह रहे हैं कि यादव अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है, तेजस्वी के साथ जुड़ा, सही बात है, लेकिन यह भी सच है, कोई भी, जितने लोग अभी ये कहानी कुर्सी की देख रहे हैं, कोई यादव बता दे कि यादव होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ के शासन में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होगी? जहां एक कार्रवाई आपको नहीं मिलेगी। और ये तय करके भारतीय जनता पार्टी ने तय करके किया है
जो पिछड़ी जातियां हैं उनको या तो उनका प्रतिनिधित्व के तौर पर आप देखिए तो कितना ज्यादा जंप हुआ है, आप असंतोष दूसरे वर्गों में देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट में कितना बड़ा जंप हुआ था, केंद्रीय कमेटी में हर जगह पे आप देखें तो ये अगर कहना कि नहीं यादव नहीं ही देगा, यादव बिल्कुल नाराज है, ये बात ऐसा हम भी नहीं कह रहे, ऐसा हम भी नहीं कह रहे। अच्छा, एक कमेंट ओबीसी एससी एसटी पर और कर दीजिए, मतलब बाकी ओबीसी कम्युनिटी गैर यादव और एससी एसटी पूरा जा रहा है 58-57%। देखिए गैर यादव में आप जोड़ना शुरू करें कुर्मी, मौर्य कुशवाहा, सैनी, कुम्हार, राजभर, निषाद और उसके साथ जितनी छोटी छोटी जातियां हैं, आप उन जातियों की पार्टियां और उनके नेता देखिए आज कहां खड़े, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। नायब सैनी को अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाते हैं तो इसीलिए लाते हैं क्योंकि उधर मौर्य कुशवाहा, इधर सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिर आप एससी एसटी की बात करते हैं, वाल्मीकि और सोनकर, ये पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ था, एकदम कोई भ्रम की बात नहीं, ये पहले से मजबूती से था। जाटव के अलावा अब कोई भी बचा नहीं है, पासवान, खटीक सोनकर जिनको कहते हैं, वाल्मीकि जिनको कहते हैं, ये सारे का सारा वर्ग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। यहां जाटव अभी भी नहीं गया है, लेकिन जहां उसको लगता है कि भाई दूसरी पार्टियां हैं जो उसके ऊपर जिनका उनका जो वोट बैंक है जो उनको परेशान करता था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करती है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें चुनाव में देखने को मिला। समीर जी, राहुल जी, मैं 2 डेटा और दिखा करके फिर आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, वो दिखा रहे हैं हम लोग। अब सवाल देखिए, ये सवाल सीधा सवाल, प्रधानमंत्री पद के लिए बेस्ट चॉइस कौन? कुछ इशारा कर बता दिया था थोड़ा बहुत रागी जी ने, अब मैं आपको पूरा डेटा दिखा रहा हूं। पीएम के लिए बेस्ट चॉइस कौन? नरेंद्र मोदी के लिए लोगों ने हाँ किया 48% तक, 48% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी ही पहली पसंद है प्रधानमंत्री बनने के लिए। राहुल गांधी को 27% लोगों ने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। गैप यहां पर आ गया है 21% का गैप है नरेंद्र मोदी में और राहुल गांधी में, 21 परसेंटेज पॉइंट्स का गैप है। अरविंद केजरीवाल मात्र 3%, ममता बनर्जी को पीएम फेस के लिए केवल 3% लोग पसंद कर रहे हैं, अखिलेश यादव को केवल 3%। मतलब जो मैं बार बार कह रहा हूं, रेस में है ही नहीं कोई, रेस है ही नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की, और गैप 21% है। हाँ, अब राहुल जी आपको ही बता देंगे ये गैप पहले कितना था और अब कितना कम हो गया। राहुल जी बताइए। देखिए मैं ये मानता हूं कि ये 2024 का चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी को होना भी नहीं चाहिए डाउट। लेकिन ये जो सर्वे है उसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। जब आप ये कहते हैं इस सर्वे में कि 2019 में अगर 65% लोग जो थे वो सरकार से सेटिस्फाइड थे, तो 2024 में ये सर्वे कहता है कि 57% ही सेटिस्फाइड है। अनसेटिस्फाइड लोगों को अगर आप 30% 2019 से 39%, 9% ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वो अनसेटिस्फाइड हैं, तो ये कॉन्ट्ररी क्यों सर? 10 साल सरकार को, 10 साल हो गए सर, 10 साल के बाद 57% कह रहे हैं संतुष्ट। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ये तो एक मैंने आपको कहा कि एक चीज है, जब आप लोग कहते हैं कि 62% लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि पिछले 5 सालों में इस सरकार में बेरोजगारी जो है या रोजगार मिलना मुश्किल हुआ, फिर हम कहते हैं कि अच्छा ये जो है वोट भी उनको देंगे, ठीक है। जब हम कहते हैं कि जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी मेन मुद्दा है 27% कहते हैं, महंगाई मेन मुद्दा है 23% कहते हैं, बड़ा चल कह रहा है। हाँ। फिर कहते हैं कि अच्छा हम वोट भी नरेंद्र मोदी जी को देंगे। उनको लगता है मुद्दे ये परेशानियां तो है, लेकिन इनको दूर मोदी कर सकता है। देखिए फिर ये कहते हैं कि एक और उसमें है 59% लोग कहते हैं कि जो किसानों का आंदोलन हुआ था वो सही हुआ, फिर हम वोट भी मोदी जी को देंगे। तो कॉन्ट्ररी जो मुद्दे दिखाई देते हैं सर्वे में वो थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये चुनाव 2024 का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है और वो चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, और 48% लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनना चाहिए प्रधानमंत्री, 27% राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। अब गारंटी पर किसका कितना भरोसा? नरेंद्र मोदी का क्या डायलॉग है? ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी पूरी होने की मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे हैं, वो भी गारंटी देते हैं हर चुनाव के अंदर। हालांकि इस बार गारंटी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, शायद किया है न्याय पत्र। अब दोनों लोग गारंटी दे रहे हैं साहब। देखिए आप देखिए किसकी गारंटी पे कितना भरोसा। सर्वे क्या कह रहा है? मोदी की गारंटी पर भरोसा कितने लोगों को? 56%। 56% लोग कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर भरोसा। राहुल गांधी की गारंटी पर कितनों को भरोसा? 49%। यहां 49% लोग कह रहे हैं हमें राहुल गांधी की गारंटी पर ही भरोसा है। अब यहां गैप आपको कम दिखाई देगा। पीएम फेस की पसंद में गैप है 21% का राहुल गांधी मोदी में,
और गारंटी किस पर भरोसा है, तो गारंटी पर भरोसे में जब गैप की बात आती है तो वो 7% हो जाता है। इसका मतलब क्या मतलब निकालूं, लोग ये कह रहे हैं शायद कि हाँ राहुल जी जो कह रहे हैं अगर ये आएंगे तो ये भी कर देंगे, हम मानते हैं, लेकिन हम इनको लाएंगे नहीं, हम लाएंगे मोदी को। कई बार लगता है नहीं, इसीलिए शुरू करना बौद्धिक जुगाली है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही ये मतलब किसी भी तरह से सर्वे नहीं मैंने इसीलिए शुरू में कहा था ये बौद्धिक जुगाली शुरू में। देखिए ओवरऑल जो सीएसजे का सर्वे बता रहा है, चाहे वो गरीबों का है, चाहे ओबीसी का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, ये बताता है कि प्रधानमंत्री की राज में सबका साथ सबका विकास हुआ है और सब तबका संतुष्ट हो। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा था गरीबों को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल 63% बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल कार्यकाल देखो तो गरीबों को साधन भी दिए, संसाधन भी दिया और सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। और प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि जिस कम्युनिटी को कोई पूछता नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा भी है, उन्होंने पूजा भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही कारण रहा है कि ओबीसी कम्युनिटी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ी हुई है, गरीब तबका जुड़ा हुआ है। जब ये गरीब तबका ये देखता है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का मकान मिल चुका है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है और 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिल रहा है, तो ये सारा कम्युनिटी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही है। जब इसके अंदर प्रधानमंत्री, अच्छी बात, इस पर एक ऑब्जर्वेशन और मैं अपने रिपोर्टर्स की बताता हूँ। पूर्वांचल के अंदर घूमते हुए जो सेंस मिली वो ये थी, जो मैंने आपसे कहा ना कि ओबीसी कह रहा है कि हम मोदी के साथ हैं इस बार इलेक्शन में। ये नल से जल जो योजना है, अब ये इस पर काम पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा, दो सालों के अंदर इसने तेजी पकड़ी है। अब इसका असर ये है कि जहां केवल पाइप बिछी है, अभी पानी आया नहीं है, पाइप बिछी है, जिस इलाके में बिछना शुरू हुई है, वो कह रहे हैं हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है, पाइप बिछ गई है, नल भी लगेगा, पानी भी आएगा, मोदी कर देगा, हम वोट देंगे। वही राजस्थान का मुद्दा सर, राजस्थान में तो कहा जाता था कि घर में महिलाएं कहती थी घी ढुल जाए चलेगा, पानी नहीं ढुलना चाहिए। इतनी समस्या थी पानी की। उस राजस्थान के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी ने और राजस्थान के जो मंत्री है जो जल का विभाग देख रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, लगातार राजस्थान के अंदर काम किया। और राजस्थान के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है विधानसभा चुनाव के अंदर, उसमें एक बड़ा कारण नल से जल की एक जो समस्या थी, उसका समस्या का समाधान हुआ है और पूरे देश के अंदर हुआ है। एक ग्राफिक और एक डेटा और दिखा दीजिए। अब सवाल ये है किस आयु वर्ग का आदमी जो है वो कहता है कि हमें इनकी गारंटी पर भरोसा है, इनकी गारंटी पर भरोसा नहीं है। 18 से 25%, फर्स्ट टाइम वोटर इसमें शामिल है। 18 से 25% वोटर कह रहा है हम 58% तक मानते हैं उस वर्ग के लोग कि मोदी की गारंटी सच्ची है। 53% कहते हैं राहुल की गारंटी में भरोसा है। 26 से 35 जब आदमी रोजगार नौकरी में लग जाता है, वो व्यक्ति है ये, वो 55% कह रहा है मोदी गारंटी में भरोसा है, 52% कह रहा है राहुल की गारंटी हमें पसंद है। 46 से 55 साल जब आदमी का सब कुछ जमाया जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो वर्ग जो है वो कह रहा है 56% मोदी कह रहा है करेगा। 47% कह रहा है कि राहुल गांधी की गारंटी। यहां गैप बढ़ गया, आपने देखा, बाकी आयु वर्ग से यहां गैप बढ़ गया। मतलब जिसने अपना घर संसार जमा लिया है वो उसको ज्यादा भरोसा है नरेंद्र मोदी के ऊपर, जो समझदार हो गया है। 55 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है वो 52%, मतलब आप कहते हैं सीनियर सिटीजन की तरफ बढ़ते हुए वो 52% तक कहते हैं कि हमें मोदी पर भरोसा। सर एक छोटा कमेंट मैं आपसे फिर बाद में शुरू करूंगा इस पर। देखिए मैं इसीलिए शुरू में कहा था, ये आंकड़े ऐसे हैं, ये जो सर्वे आ रहा है मुझे कहीं से तार्किक नहीं दिख रहा है, कहीं से जिसे कह सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट एंड रियलिटी नहीं दिख रहा है। क्योंकि मोदी की गारंटी और राहुल की गारंटी और मोदी की गारंटी के बीच में मात्र फर्क 3% का हो और अक्रॉस द युवा वर्ग में नरेंद्र मोदी का क्रेज आज के दिन में ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो देखता है कि हमारा प्रधानमंत्री टेक्नो सेवी है, हमारा प्रधानमंत्री जो है वो गेम जो नौकरी भी उसी को चाहिए। नहीं नौकरी भी चाहिए, लेकिन वो उसको पता है कि राहुल नौकरी नहीं देने जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब युवा जो पढ़ा लिखा है उसको पता है कि राहुल गांधी, हम तो युवाओं के बीच में ही बैठते हैं, हम तो क्लास में पूछ लें सर्वे, तो उसमें ऐसा नहीं कि मेरे क्लास के कारण और चूंकि मुझे देखते हैं कि हाँ ये तो नहीं मैंने ऐसे भी आप बात करें, ऐसे भी बात करें, युवाओं में 2 लोगों के प्रति आकर्षण होता है। एक तो वामपंथ के प्रति आकर्षण होता है और दूसरा जो है वो नरेंद्र मोदी के प्रति आकर्षण होता है। तो ये जो वामपंथ का खेमा जो है वो आज के दिनों में यूनिवर्सिटी से गायब ही लगभग हो गया है। आज के दिन जेएनयू जैसे एक आध गो जहां पर हैं वो हैं, लेकिन आप एक क्रॉस द पूछेंगे तो एक, मैं आपको फिर कह रहा हूं, हिंदुत्व जो एक कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी हुआ करती थी जिसे लोग बात करने से यूनिवर्सिटी में कतराते थे, आज आप खुलेआम देखेंगे कि वहां लोग टीके लगा करके आ रहे हैं, त्रिपुंड लगा करके आ रहे हैं, ये हो रहा है, और ये पूरे क्लासेस में आपको दिखता है। आइडेंटिटी हिंदू जो है वो दिखा रहा है। बिल्कुल, जब कॉलेज में पढ़ते थे कहावत होती थी, आपने कहा कि युवाओं में क्रेज होता है।